हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना चाहिए और एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। पिछले क्लास में हमने क्या क्या चीजें कवर करी थी? सबसे पहले तो हमने फ्री कैश फ्लो फॉर फॉर्म अप्रोच जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था, एंड बाद में जो हमने फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो है ये पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, इसी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसके बाद बेस्ड हमने क्वेश्चंस कवर नहीं किए थे। ठीक है, एंड साथ में पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से रिलेटेड। ओके, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर फॉर्म एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का, उसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही में हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, एंड उसके ऊपर बेस्ड भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, तो आज के क्लास में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा होगा। ओके, बट उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, पिछले क्लास के जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उसको क्या करें, फटाफट से डिस्कस कर ले रहे। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क में थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 था और एक क्वेश्चन नंबर 43 था। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के जो दोनों क्वेश्चंस बन गए होंगे, आसान क्वेश्चन थे वैसे, बट इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन जो डिस्कस कर ले रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बुक में आ जाना फटाफट से सभी ने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है पहले ही जो है 2 बार पास्ट ईयर पेपर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक बार न्यू कोर्स में मई 23 एग्जाम के अंदर, और एक बार जो है ओल्ड कोर्स में जुलाई 21 एग्जाम में। ठीक है, न्यू कोर्स में जो 10 मार्क के लिए पूछा गया था एंड ओल्ड कोर्स में 8 मार्क के लिए। ठीक है, तो एज सच क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। अगर आप क्वेश्चन बराबर से पढ़ लेते हो, उसको इंटरप्रेट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका इजीली बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज सच। ओके, चलो फटाफट से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। SM Limited has a market capitalization of rupees 3000 crore and the current earnings per share is rupees 200 with a price earnings ratio of 15. Okay, the board of directors is considering a proposal to buy back 20% of the shares at a premium which can be supported by the financials of the company. तो अभी तक हमने जितना रीड किया उससे क्या क्या चीज समझ में आई? ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 3000 करोड़ से। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 200 है, एंड पी रेशियो कितना है, 15 है। ओके, एंड ये कंपनी क्या चाह रही है, उसके जितने भी शेयर्स जो है, ठीक है, मतलब उसने इश्यू कर रखे, उसके 20% शेयर्स को क्या कर रही है, बायबैक करने का सोच रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे लेट सपोज करो उसने अगर 100 शेयर्स उसके आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, ठीक है, तो उसके 20% यानी क्या होगा, 20 शेयर्स जो है बायबैक करने का सोच रही है। बात समझ में आ गई? ओके, एंड आगे और देखो क्या क्या दे रखा है। द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ₹3057। ओके, तो बायबैक करने के बाद कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा, 3057 रहेगा। ठीक है, ऐसा बोर्ड को लग रहा है। ओके, पोस्ट बायबैक पी रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, बायबैक के बाद भी कंपनी का जो पी रेशियो क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। ओके, द कंपनी प्रपोजेस टू फंड द बायबैक बाय अवेलिंग 8% बैंक लोन सिंस अवेलेबल रिसोर्सेज आर कमिटेड फॉर एक्सपांशन प्लान। ठीक है, बायबैक करने के लिए जो फंड्स का जरूरत पड़ेगा उसके लिए कंपनी क्या सोच रही है, उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो पैसा पड़ा है उसको यूटिलाइज नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले ही क्या कर रखा है, सोच रखा था कि जो पैसा उसके पास पड़ा है उसको क्या करेगी, एक्सपांशन प्लान वगैरह के लिए यूज में लेगी। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बायबैक के लिए अभी फंड्स जो लगेंगे कहां से लेंगी, वो बैंक से लोन लेगी उसके लिए। ठीक है, अप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या चीजें देखो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन। सेकेंड चीज क्या कैलकुलेट करना है, लोन अमाउंट टू बी रेज्ड, एंड थर्ड है द प्रीमियम पर शेयर एंड द परसेंटेज प्रीमियम पेड ओवर द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लेते हो ना तो आपका पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये पर्टिकुलर वैसे क्वेश्चन जो है आपका जुलाई 21, ठीक है, पेपर का है, ओल्ड कोर्स का जो जुलाई 21 पेपर था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, मई 23 पेपर में भी जो है इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था, फिगर्स वगैरह चेंज थी बस, और कुछ नहीं। ओके, तो यहां पे देखना, आपको जो पहली 2 लाइन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है, उससे आप बहुत सारी चीजें जो है कंप्यूट कर पाओगे। बहुत सारी हैं, 2 चीजें आप कंप्यूट कर सकते हो वहां पे। ठीक है, क्या क्या आपको देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है गिवन है, पी रेशियो गिवन है, और साथ ही में आपको अर्निंग्स पर शेयर गिवन है। आप क्या कंप्यूट कर पाओगे, मार्केट प्राइस पर शेयर जो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकलेगा, पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, एकदम आसान चीज है। ओके, देखते से समझ में आ रहा था। तो यहां पे बताना मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ रहा है बिफोर बायबैक। ठीक है, बायबैक के पहले जो है कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना था, क्या होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 15, यानी कितना हो गया, 3000। बात समझ में आ गई? ओके, एंड आपको आप एक और चीज यहां पे कंप्यूट कर पाओगे, जो कि क्या रहेगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है बिफोर बायबैक, वो कैसे निकलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बिफोर बायबैक डिवाइडेड बाय, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3000, यानी क्या होगा, 1 करोड़। ओके, तो 2 चीजें हमने निकाल ली, क्या क्या, एक तो मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक जो कि क्या है, 3000 आ रहा है, एंड एक और चीज हमने जो फाइंड किया क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है बिफोर बायबैक, जो कि कितना है, 1 करोड़ आए। ओके,
बाद में हमें जो डेटा गिवन था उससे क्या पता चल रहा है, कंपनी क्या चाह रही है, जितने भी उसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसका 20% जो बायबैक करने का सोच रही है। ओके, तो कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे बिफोर बायबैक, 1 करोड़, ठीक है, तो उसका 20% आप करोगे तो कितना आएगा, 20 लाख आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी है SM लिमिटेड, ये क्या कर रही है, सोच रही है कि ओपन मार्केट से खुद के जो है 20 लाख शेयर जो है वो परचेस कर ले, ठीक है, बायबैक कर ले वैसा, ठीक है। और उसके लिए जो फंड्स का जरूरत पड़ेगा वो कहां से आएगा, बैंक से लोन लेगी, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 8% का रहने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड कंपनी का जो बोर्ड है उसको ऐसा लग रहा है कि बायबैक के बाद कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा, 3057 रुपीज रहने वाला है। ओके, क्लियर हो गई ये चीज। टैक्स रेट गिवन था आपको 30%। ओके, यहां पे देखना क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, बायबैक करने के पहले जो है, ठीक है, कंपनी का जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, ठीक है, हम निकाल लेंगे, ठीक है, और वो आप इजीली निकाल भी पाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकलेगा बताना, ठीक है। बायबैक करने के पहले कंपनी का जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बायबैक मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, उससे क्या होगा, कंपनी का जो है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। हमें टैक्स रेट पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं बिफोर बायबैक का, ठीक है। बायबैक के पहले कंपनी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है कितना था वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, वैसे हम बाद में क्या करेंगे, आफ्टर बायबैक जो है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है निकाल लेंगे, एंड आफ्टर बायबैक जो है अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्या रीजन इसके पीछे का, कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ठीक है, जो बिफोर बायबैक था, एंड अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं आने वाले, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा। और उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन क्या है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, ठीक है। बिफोर बायबैक इंटरेस्ट का एक्सपेंस कुछ भी नहीं था, एंड आफ्टर बायबैक क्या इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं था, इसका मतलब क्या है, बिफोर बायबैक, ठीक है, वो जो 8% का बैंक लोन ले रहे वो था क्या, नहीं, ठीक है, बट आफ्टर बायबैक क्या है, वो 8% का बैंक लोन रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आने वाला है। एंड इसी वजह से क्या होगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स का जो फिगर है वो क्या होगा, दोनों इसमें अलग अलग रहेगा, ठीक है। बिफोर बायबैक किसमें और आफ्टर बायबैक में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है बिफोर बायबैक में से अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो आफ्टर बायबैक वाला जो फिगर उसको अगर आप हटा दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो 8% बैंक लोन हम ले रहे हैं बायबैक के लिए, उसके ऊपर हमें पूरा साल भर में कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें वही फाइंड करना था, क्लियर हुआ कि नहीं, ओके, ठीक है। बस अब क्या करना है, पूरा हमने सोच तो लिया है, सिर्फ क्या करना है, इसको पूरा लिखना है, ठीक है। चलो फटाफट से जो इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका भी हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। जिनका लिख के हो गया होगा बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मतलब जिनका सॉल्व करके हो गया, जिनको आ गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया था, ठीक है, आपने समझना कि कहाँ पे आप अटक रहे थे, ठीक है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई है तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अब आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिनका भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था सॉल्व करके, ठीक है, जिनको नहीं आया था करते, वो क्या करेंगे, अब आज के क्लास के बाद में, ठीक है, क्या करोगे, May 23 का जो पेपर है ना, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है वो आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, जुलाई 21 पेपर का, ठीक है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करोगे, May 23 पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है 10 मार्क का, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, एक बार सॉल्व करके देख लेना, वो आपका बन जाना चाहिए। ओके, चलो इसका तो सोल्यूशन लिख ले रहे फटाफट से पहले। तो क्या होगा, देखो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है बिफोर बायबैक जो है वो क्या रहेगा आपका, 3000 आया था ना, कैसे आया था, हमने क्या करा था, जो करंट अर्निंग्स पर शेयर दिया था और जो करंट टी रेशियो दिया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उससे क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आ गया था बिफोर बायबैक, ठीक है। तो देखो अर्निंग्स पर शेयर जो है बिफोर बायबैक मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो जो है बिफोर बायबैक, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये करने पे क्या हो रहा है, 3000 आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कंप्यूट किया था, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है बिफोर बायबैक, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बायबैक, ठीक है। ये कैसे फाइंड कर रहे थे हमने, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी बिफोर बायबैक डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक, तो क्या होगा, 3000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3000, कितना आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, ठीक है, कितना आ गया, 1 करोड़। ओके, कितने शेयर्स बायबैक करने का सोच रही है वो भी हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20%, यानी कितना, 20 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स
ठीक है, टू बी बॉट बैक कितना है 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आ रहा है 20 लाख आ जा रहा है। ओके, तो हम एक और चीज क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कि बायबैक करने के बाद कंपनी के कितने शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग रहेंगे। क्या होगा 1 करोड़ माइनस 20 लाख यानी कितना होगा 80 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर बायबैक ये एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर बायबैक इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 करोड़ माइनस 20 लाख। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, कितना आ जाएगा 80 लाख आ रहा है, 80 लाख। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं देखना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है फाइंड कर रहे हैं बिफोर बायबैक का। ठीक है, कैसे निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बिफोर बायबैक, कैसे फाइंड करोगे बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है बिफोर बायबैक मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर जो है बिफोर बायबैक। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है बिफोर बायबैक कितना था 1 करोड़ था। ठीक है, एंड अर्निंग्स पर शेयर जो है कितना था बिफोर बायबैक 200 था। कितना आ रहा है 200 करोड़ आ जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया बिफोर बायबैक। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बिफोर बायबैक कितना आएगा बताना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बिफोर बायबैक क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, तो क्या होगा 200 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट कितना था 30% यानी कितना 0.3। तो 200 डिवाइडेड बाय 0.7 करने पे कितना आ रहा है देखो तो 285.71 आ रहा है। ठीक है, 285.71 करोड़। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो तो ये आ रहा है 285.71 करोड़। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, इसी तरीके से अब हम देखो क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक। ठीक है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक हम कैसे फाइंड करेंगे बताना। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर बायबैक मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक। एंड अर्निंग्स पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उसको कंप्यूट करना रहेगा। कैसे करोगे देखना, अर्निंग्स पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक ये आप कैसे कंप्यूट करोगे। तो ये कंप्यूट करना एकदम आसान है। कैसे कर लोगे आप, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय पी रेशियो जो है आफ्टर बायबैक। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक आपको कितना गिवन है 3057 गिवन है, क्वेश्चन में ही है। ओके, क्वेश्चन में दिया था देखो, द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ₹3057। ठीक है, तो पहले तो हम लिख दे रहे हैं ईपीएस आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय पी रेशियो जो है आफ्टर बायबैक। ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर बायबैक कितना लिखोगे आप 3057 एंड पी रेशियो आफ्टर बायबैक क्या है, किसके बराबर है आपका, पी रेशियो बिफोर बायबैक के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया था, इस वजह से हम वो ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दोगे इसको 15 लिखोगे। 3057 डिवाइडेड बाय 15 देखो कितना आ रहा है 3057 डिवाइडेड बाय 15 ये आपका आ रहा है 203.8। ठीक है, तो ₹203.8 पर शेयर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर बायबैक जो है फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर जो है आफ्टर बायबैक। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर बायबैक कितना है 80 लाख से। ठीक है, 80 लाख को करोड़ में कर लो, कितना हो जाएगा 0.8 करोड़। ठीक है, एंड अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर बायबैक अभी हमने फाइंड किया कितना है 203.8 है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 203.8 कितना आ रहा है देख लो तो, ये आपका आ रहा है 163.04। ठीक है, 163.04 करोड़। समझ में आया ना। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर रहे हैं आफ्टर बायबैक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो 163.04 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3। ठीक है, तो 163.04 डिवाइडेड बाय 0.7 कर लेना, कितना आ रहा है 232.91 आ रहा है। ठीक है, 232.91 करोड़।
ओके, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो आप देखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बिफोर बायबैक कितना था? 285.71 करोड़ था, ठीक है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक कितना है? 232.91 करोड़ आया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग क्यों आ रहे? उसके पीछे का कारण क्या है? बायबैक करने के लिए हमने क्या करा था? बैंक से लोन लिया था, ठीक है, जिसके ऊपर अब हमें क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इस वजह से क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक आपका क्या है? कम आया, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो 285.71 क्या है? ज्यादा है, और 232.91 क्या है? कम है उसके कंपैरिजन में, ओके। और ये जो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, इससे क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो फटाफट से देखो हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है फाइंड कर ले रहे हैं, ओके। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन 8% बैंक लोन इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर बायबैक, ठीक है। तो 285.71 माइनस 232.91, ठीक है, डिफरेंस फाइंड करो। 285.71 माइनस 232.91 कितना आ रहा है? 52.8 आ रहा है, ठीक है, 52.8 करोड़। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था ना, इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन, ठीक है, हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, ओके। सेकंड में क्या था? लोन अमाउंट टू बी रेज्ड, ठीक है। लेट सपोज करो लोन अमाउंट जो हमने क्या करा है? रेज किया है, वो क्या है? एक्स है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट कितना था? 8% है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या रहेगा? जो हमने लोन अमाउंट रेज किया है मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यानी क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8%, ठीक है। साल भर का इंटरेस्ट कितना आएगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कितना हो गया? 0.08 एक्स। एंड डेट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 52.8 करोड़। तो उससे क्या होगा? आपका एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि क्या रहेगा? 52.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.08। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके की समझ में आया कि नहीं? तो इसको भी देखो हम फाइंड कर लेते हैं। लेट लोन अमाउंट रेज्ड फॉर बायबैक पर्पज बी रुपीज एक्स, ठीक है। तो क्या होगा? देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन जो है फॉर 1 ईयर, ये क्या होगा आपका? एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0.08 एक्स, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन जो है फॉर 1 ईयर कितना आया आपका? 52.8 करोड़ आया है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 52.8 डिवाइडेड बाय 0.08। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिवाइड कर लो 52.8 डिवाइडेड बाय 0.08 कितना हो रहा है? 660 आ रहा है, ठीक है, 660 करोड़। क्लियर? ठीक है, तो बायबैक के लिए हमने जो बैंक से लोन लिया है कितना लिया? 660 करोड़ का जो है हमने लोन लिया है, ओके। तो हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या फाइंड करना था? द प्रीमियम पर शेयर एंड द परसेंटेज प्रीमियम पेड ओवर द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, एकदम आसानी से निकल जाएगा ये। तो ये हमने जो बैंक से लोन लिया है 660 करोड़ का, ठीक है, इससे हमने कितने शेयर्स जो है बायबैक किए? 20 लाख शेयर्स जो है बायबैक किए, ठीक है। तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? बायबैक प्राइस जो है पर शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल रहे देखो, बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 660 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, ठीक है। आप 20 लैक्स को क्या कर सकते हो? 0.2 करोड़ लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो गया? 660 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ रहा है? 3300 आ रहा है, ठीक है। तो रुपीज 3300 जो है पर शेयर, ओके। तो बायबैक प्राइस पर शेयर कितना निकल के आ गया आपका? 3300 पर शेयर निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर जो बिफोर बायबैक कितना आया था आपका? 3000 आया था, ठीक है। तो प्रीमियम पर शेयर कितना रहेगा? 3300 माइनस 3000 यानी कितना हो गया? 300 रुपए पर शेयर का प्रीमियम आ गया, ओके। तो यहां पे देखना प्रीमियम पर शेयर क्या रहेगा? 3300 माइनस 3000
विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 300 पर शेयर, ठीक है। एंड परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको प्रीमियम चाहिए, ठीक है, प्रीमियम पर शेयर परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको चाहिए तो भी आप एकदम इजीली निकाल सकते हो। क्या रहेगा, प्रीमियम पर शेयर डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर जो बिफोर बायबैक मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 300 अपॉन 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, ये 10% आ जाएगा, ठीक है। 300 कितना है, 3000 का कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। तो प्रीमियम पर शेयर जो आपका परसेंटेज टर्म्स में कितना आ गया, 10% आ गया। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो हमने जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, चलो, तो जिन का बन गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप बराबर से इंटरप्रेट कर लो, ठीक है। अगर आपने उसको बराबर से इंटरप्रेट कर लिया तो वैसे ही क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, इसमें कोई डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वगैरह कुछ यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसको हम यूज में ले रहे हैं एंड उससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। वैसे देखे जाए तो ये क्वेश्चन कोई आपका सीए फाइनल लेवल का बोलना ये भी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंटर लेवल पे भी आपको पूछ सकते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वैसा है। बात समझ में आ गई? ओके, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, पी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सब टर्म्स तो हमने ऑलरेडी जो है क्या करा था, सीए इंटर में भी पढ़ ही रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा कोई बोलना सीए इंटर लेवल पे पूछ नहीं सकते, ऐसा गलत होगा। ये सीए इंटर लेवल भी पूछ सकते हैं, ओके। बट इन्होंने क्या करा है, फाइनल लेवल पे 2 बार टेस्ट कर लिया, एक बार ओल्ड कोर्स में, एक बार न्यू कोर्स में। बात समझ में आ गई है कि नहीं? ओके, अभी हम देखना क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे, आपके फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच के ऊपर बेस्ड रहने वाले। ओके, तो देखना, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मई 22 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। न्यू कोर्स का जो मई 22 का पेपर था उसमें पूछा गया था 8 मार्क के लिए, ठीक है। मेरे को भी पता नहीं, वहां पे बाजू में लिख रखा है, इसके लिए बता रहा हूं मैं। ओके, एंड इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो आपके स्टडी मेट में, ये मेरे को 100% पता है, फिगर्स वगैरह चेंज होगी बस। ओके, एंड ओल्ड कोर्स वगैरह में पूछा जा चुका है, ओल्ड कोर्स के जो प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह में भी क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी है। ओके, फटाफट से जो रीड कर लो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी गिवन है 560 करोड़, इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी गिवन है 1900 करोड़, पार वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है ₹50 ईच, ठीक है। डेट रेशियो ऑफ कंपनी गिवन है 43%, एंड डेट रेशियो कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, वैसे ही कैलकुलेट करते हो वैसे भी। तो आपको एक तरीके से क्या दिया, वेट ऑफ डेट दिया है, ठीक है, WD दिया है, कितना 43%। तो अगर आपको WD पता है 43% है, तो WE क्या रहेगा, वेट ऑफ इक्विटी कितना रहेगा, 100% माइनस 43%, यानी कितना हो गया 57%, ठीक है। एंड हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, जितना अभी तक हमने रीड किया ना उससे देखो आपको क्लिक करना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको इक्विटी कैपिटल जो गिवन था कितना 1900 करोड़, एंड आपको फेस वैल्यू पर शेयर जो गिवन है कितना 50, ठीक है। तो आप इजीली क्या निकाल पाओगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो निकाल पाओगे, ठीक है। 1900 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करके क्या होगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो तो, 1900 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है, ये आपका 38 करोड़ आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे, 38 करोड़। एंड आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का गिवन है कितना 560 करोड़, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो भी आ गया कितना 38 करोड़। तो आप क्या निकाल पाओगे, अब यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर जो है निकाल सकते हो, क्या रहेगा 560 डिवाइडेड बाय 38 कितना आ रहा है 14.74 आएगा। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करोगे तो आपका 14.74 आ रहा है, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर ₹14.74 पर शेयर। ओके, तो जितना हमारे पास डेटा अभी तक हमने रीड किया था उससे हम ये चीज निकाल सकते हैं। अब पता नहीं वो यूज में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो और क्या दिया है, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी गिवन है 7%, यानी आपको जी गिवन, ठीक है, कितना 7%, बीटा गिवन है 0.1, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट गिवन है 9.5%, ठीक है। तो हमें जी पता है, हमें आरएफ पता है, हमें बीटा पता है, एंड हमें मार्केट रिटर्न भी गिवन है, आरएम गिवन है कितना 12.6%। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर जो है कितना गिवन 53, डेप्रिसिएशन पर शेयर जो है गिवन है 45, एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल गिवन है ₹4.62 पर शेयर, ठीक है। तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर गिवन है, वर्किंग कैपिटल जो है चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो भी हमें पर शेयर किसमें गिवन है कितना ₹4.62 पर शेयर, एंड डेप्रिसिएशन भी हमें पर शेयर किसमें गिवन है कितना 45। बात समझ में आ गई।
हमें क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ शेयर जो है हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। क्या यूज में लेंगे यहाँ पे हम, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म या फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है, हमें शेयर का वैल्यू कंप्यूट करके बताना, ओके। यहाँ पे हम क्या यूज में लेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है, FCFE। बात समझ में आ गई, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखना हमें क्या लगेगा, एक तो हमें क्या होगा, डिस्काउंटिंग का रेट जो है यहाँ पे क्या रहेगा आपका KE रहेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, कैसे, CAPM की हेल्प से, ठीक है। क्या रहेगा बताना, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो हम क्या कर लेते, एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेते, ओके। बाद में हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फाइंड करना रहेगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। और क्या होगा बाद में, सेकंड ईयर का जो है, थर्ड ईयर का जो है, फोर्थ ईयर का जो है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा, किससे, 7% से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ वाला जो मॉडल है वो यूज में ले लेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। बट सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेते हैं, KE फाइंड कर लेते हैं CAPM की हेल्प से, और बाद में हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है फर्स्ट ईयर का जो है फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर का निकल के आएगा कि आपका बेस ईयर का निकल के आएगा पता नहीं है, ठीक है। आपको जो डेटा गिवन है, ठीक है, उससे कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि हम जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फाइंड करेंगे वो फर्स्ट ईयर का आएगा या आपका बेस ईयर का आएगा, ठीक है। मतलब फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एट टाइम t = 1 निकल के आएगा या फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एट टाइम t = 0 निकल के आएगा। तो आपने क्या करना है, अपना अजम्पशन स्टेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमारा जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी निकल के आएगा वो कब का आएगा, एट टाइम t = 1 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, ओके। चलो तो फटाफट से देखना, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, एकदम इजीली निकल जाएगा क्योंकि ओके। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, CAPM की हेल्प से। तो RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ओके। आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना गिवन है, यहाँ पे 9.5 गिवन है, लिखते जाओ, 9.5 प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो कितना गिवन है, 12.6% एंड बीटा कितना है, 0.1 है। 12.6 माइनस 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है, 12.6 माइनस 9.5, यह आ रहा है 3.1 और उसको मल्टीप्लाई कर तो 0.1 से, तो कितना आ गया, 0.31, ओके। एंड 9.5 में जब आप 0.31 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 9.81 आ जाएगा। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 9.81%। क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम आसान चीज है ये। इसके बाद देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। और हम ये मान रहे हैं कि हमारा कब का निकल के आएगा, एट टाइम t = 1 का निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के वो क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ये अजम्पशन क्या करना रहेगा, आपको स्टेट कर देना पड़ेगा, ओके। अगर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, अभी हम जो फाइंड कर रहे हैं उसको अगर वो अज्यूम कर लेता है कि वो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एट टाइम t = 0 मानता है तो भी सही है, ठीक है, उसको कोई गलत नहीं मिलेगा, ओके। चलो कैसे फाइंड करते बताना, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, पैट, ठीक है, माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, हाँ कि ना, ठीक है, पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है कैसे फाइंड करोगे आप, नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं देखो पूरा, पैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। नेट इन्वेस्टमेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट जो है कैसे फाइंड करेंगे बताना, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा किससे, वेट ऑफ इक्विटी से। इससे क्या होगा, हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो निकल के आ जाएगा, ओके। बट आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको सब चीजें जो है पर शेयर में गिवन था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर दिया था, डेप्रिसिएशन पर शेयर दिया था, ठीक है। एंड आपको वर्किंग कैपिटल जो है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो भी पर शेयर दिया था, ठीक है। तो हम भी क्या कर लेते, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो पर शेयर निकाल लेते, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो पर शेयर निकाल लेते। इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ठीक है, इक्वेशन का, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, ठीक है। तो डिवाइडिंग both sides of equation by
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्या मिलेगा बताना। तो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्या था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है, पर शेयर, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। जो राइट हैंड साइड था उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से जो डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो पैट जो था, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है क्या हो जाएगा आपका, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। ओके, माइनस, अब देखो क्या होगा, कैपेक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है क्या हो जाएगा आपका, कैपेक्स पर शेयर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है पर शेयर, माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन पर शेयर होगा। ओके, प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या होगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है पर शेयर हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आ गई। तो जो हमारा इक्वेशन था ना, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू पैट माइनस कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। इसको हमने क्या करा, जो इक्वेशन की दोनों साइड्स थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। क्या निकल के आ रहा है हमारा, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है, पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू अर्निंग्स पर शेयर माइनस ब्रैकेट में कैपेक्स पर शेयर माइनस डेप्रिसिएशन पर शेयर प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर जो है, अर्निंग्स पर शेयर जो हम एकदम इजीली निकाल पा रहे थे, कैसे, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो हमने खुद से फाइंड कर लिया था। बात समझ में आ रही, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो हमने कैसे फाइंड किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर करके। ओके, तो बट वही सब वर्किंग नोट से आपको क्या करना रहेगा, पूरा लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ के देखो हम बताते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो हमने कैसे फाइंड किया था, ये नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है कैसे फाइंड किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार वैल्यू पर शेयर। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना गिवन था, 1900 करोड़ गिवन था, एंड पार वैल्यू ऑफ शेयर जो कितना गिवन था, 50 गिवन था। ओके, तो 1900 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 कितना आया था, 38 आया था ना मेरे ख्याल से, 1900 डिवाइडेड बाय 50, ओके 38 आया था, 38 करोड़। ओके, एंड अर्निंग्स पर शेयर जो है कैसे फाइंड करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना गिवन था, 560 करोड़ गिवन था, ठीक है, 560 करोड़ डिवाइडेड बाय 38 करोड़, ठीक है। तो 560 अपॉन 38 कर लो ना, 560 अपॉन 38 कितना आ रहा है देखना, ये भी हमने निकाल लिया था वैसे तो, 14.74 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो तो आ रहा है 14.74, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखना, फ्री कैश फ्लो, ठीक है, फॉर इक्विटी पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, अर्निंग्स पर शेयर था ना, ठीक है, एंड अर्निंग्स पर शेयर जो अभी हमने कंप्यूट किया कितना है, 14.74 माइनस, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर जो आपको कितना गिवन है, 53 गिवन है, डेप्रिसिएशन जो है पर शेयर कितना गिवन है, 45 गिवन है, एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर कितना गिवन है आपको, 4.62 गिवन है, ठीक है। तो 53 माइनस 45 प्लस 4.62 लिख दो, ठीक है, 53 माइनस 45 प्लस 4.62, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। वेट ऑफ इक्विटी हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, कितना था, 57% था, यानी कितना हो गया, 0.57। फटाफट से कर लो, तो 53 माइनस 45 प्लस 4.62 कितना हो गया, 12.62 आ रहा है। ओके, एंड 12.62 को जब आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो 0.57 से, तो यार आपका 7.19, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो उसे भी। तो 14.74 माइनस 7.19 कितना आ रहा है बताओ फटाफट से, 14.74 माइनस 7.19 ये आ रहा है 7.55,
ठीक है, ₹7.55 पर शेयर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा क्या निकल गया है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 निकल गया है। ठीक है, इसको आप एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर? ठीक है, अब देखना क्या होगा। ये जो हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 निकल गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये आगे जो है क्या होगा, 7% से बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपको ग्रोथ रेट जो है गिवन है कितना है, वो 7% है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, 7% से बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक, परपेचुइटी तक क्या होगा, 7% से जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, अब उसे डिस्काउंटिंग करते जाओगे ना। ठीक है, जो आपका फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो पर शेयर आया है, क्या करोगे, हर साल का जो रहेगा उसको आप क्या करोगे, डिस्काउंटिंग करके उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लोगे, और उसका जब आप सम करोगे तो क्या होगा, आपका इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक इक्विटी शेयर का जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, फटाफट से फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज में ले लेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा वो, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा, आपका एक इक्विटी शेयर का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, देखना वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे। ठीक है, जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, मतलब जो पूरे इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब हम पूरा वैल्यूएशन नहीं निकाल रहे। ठीक है, पूरे इक्विटी पोर्शन का वैल्यू नहीं निकाल रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इक्विटी शेयर का जो वैल्यू निकाल रहे। इसके लिए तो हमने क्या करा, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फाइंड नहीं किया। ठीक है, फ्यूचर ईयर्स के जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी वो हमने फाइंड नहीं की, क्या करा हमने, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो पर शेयर फाइंड किया। इसके लिए ये भी क्या होगा, आपका एक शेयर का जो है वैल्यू निकल के आएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है, पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू अगर फाइंड करना होता है, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में। ओके, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है शेयर का एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, d1 अपॉन RE माइनस G। ठीक है, वैसे ही फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच में, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, कंपनी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और क्या हो रहा है वहां पे भी, जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट से क्या हो रहा है, बढ़ते जाएंगे परपेचुइटी तक, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो वहां पे आप कंपनी का वैल्यू जो कैसे फाइंड कर रहे थे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा था वहां पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ओके, हमारे पास सब वैल्यूज है, फटाफट से पुट कर दो। 7.55 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कितना आया था, 9.81% आया था, एंड ग्रोथ रेट कितना गिवन है, 7% गिवन है। ओके, 9.81 माइनस 7% करने पे क्या होगा, आपका 2.81% आ जाएगा। तो 7.55 डिवाइडेड बाय 2.81% कितना हो रहा है, 268.68 आ गया। ठीक है, ₹268.68 पर शेयर। ओके, समझ में आ रहा है? और यहां पे अगर आप इसको क्या करते हो, ये जो हमने फाइंड किया था 7.55, इसको अगर आप अज्यूम कर लेते हो ये क्या है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा देखना, उस केस में आपका फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, 7.55 मल्टीप्लाइड बाय 1.07। ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस g, तो उससे क्या होगा, 7.55 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 आएगा। तो अकॉर्डिंगली उस केस में आपका आंसर कितना आने वाला है, 7.55 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 डिवाइडेड बाय 2.81%, तो कितना आएगा फिर 287.49 आएगा। ठीक है, फिर आंसर क्या आएगा आपका, 287.49 आने वाला है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, तो आपको जो मर्जी वो आप अजम्पशन ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप क्या करना, उसको स्टेट कर देना। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा जो पूरा सॉल्व हमने कर लिया। समझ में आ गया? 8 मार्क्स के लिए जो ये पूछा गया था, एंड एकदम आसान क्वेश्चन है, बस वही आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूलेज वगैरह पता रहने चाहिए, तो आप एकदम इजीली बना सकते हो। ओके, अभी देखना और एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि नीचे ही जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फटाफट से रीड कर लो क्या क्या दिया है हमें। अ वैल्यूएशन डन ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी
बाय अ वेल नोन एनालिस्ट हैज एस्टिमेटेड अ वैल्यू ऑफ ₹500 lakhs, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर नेक्स्ट ईयर ऑफ ₹20 lakhs एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 5%. ओके, तो ये अभी हमने जितना पूरा रीड किया उससे क्या क्या चीज समझ में आई. एक एनालिस्ट है, उसने क्या करा है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना निकाला है, 500 lakhs का निकाला है, ठीक है, और उसने क्या करा है, इसके लिए ये माना है कि जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेगा, ठीक है, एट ए टाइम t = 1, उसको कितना माना है, 20 lakhs माना है, एंड उसने जो ग्रोथ रेट लिया है वो कितना लिया, 5% का लिया, ठीक है. अब यहाँ पे ये मत बोलना कि यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी है कि जो 20 lakhs है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो एट ए टाइम t = 1 है, या फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो एट ए टाइम t = 0 है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लियरली हमें पता चल जा रहा है, एक्सपेक्टेड वर्ड है, ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक्सपेक्टेड वर्ड गिवन है, ठीक है. एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर नेक्स्ट ईयर, ये भी और दे रखा है, फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है. तो ये 20 lakhs को आप क्या मानोगे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम t = 1 मानोगे, ठीक है. यहां पे अगर कोई इसको ये मान लेता है कि ये फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम t = 0 है, तो उसका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है. यहां पे कोई अजम्पशन वगैरह लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्डिंग्स जो एकदम क्लियर है. बात समझ में आ गई, ठीक है. और ये चीज कैसे पता चली कि ये फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म दिया है आपको, ना कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है. यहाँ पे क्या है, पूरे कंपनी का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है. सिर्फ इक्विटी पोर्शन का वैल्यू फाइंड किया है क्या, नहीं, पूरे कंपनी का वैल्यू फाइंड किया एनालिस्ट ने, और कितना है, 500 lakhs है. बात समझ में आ गई, ठीक है. इसके लिए क्या चीज है आपका, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म. समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीजें, बट क्वेश्चन रीड करने से आपको समझ में आ जाना चाहिए. आगे देखना, while going through the valuation procedure you found that the analyst has made the mistake of using the book values of debt and equity in his calculation. While you do not know the book value weight he used, you have been provided with the following information. Company has a cost of equity of 12% and after tax cost of debt is 6%. और क्या दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 times द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, while the मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू द बुक वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है. आपको ध्यान में आ रहा होगा, जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करते हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड होता है वो, WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE, ठीक है. हम वेटेड एवरेज फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एंड कॉस्ट ऑफ डेट का, ओके. तो फॉर्मूला क्या बनता है वहां पे, WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE, ओके. अब जो हम वेट्स फाइंड करते हैं उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, अगर हमें जो है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम उसको देंगे. अगर वो नहीं है हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, मार्केट वैल्यू को देंगे. और अगर वो भी नहीं रहा तो फिर किसको देंगे, बुक वैल्यू को देंगे. बात समझ में आ रही, ठीक है. तो एनालिस्ट ने यहाँ पे क्या करा, एक मिस्टेक कर दिया, वो जो वेट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसने क्या करा, बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी जो यूज में ले लिया, ठीक है. और उसके पास जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो अवेलेबल था, उसके बावजूद जो है उसने क्या करा, बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज में लेके क्या करा, वेट फाइंड किया, ठीक है. तो मिस्टेक हुआ ना उसके एंड से, इसके लिए क्या हुआ होगा, उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो गलत आया होगा, एंड इस वजह से, ठीक है, उसने जो वैल्यूएशन फाइंड किया होगा कंपनी का वो भी क्या हुआ, गलत आया होगा. बात समझ में आ गई, ठीक है. क्या पूछा देखो हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है. ये 500 lakhs का जो उसने वैल्यूएशन बताया था कंपनी का वो गलत है ना, ठीक है. तो इसके लिए क्या बोल रहा है, हमें करेक्ट वैल्यू जो फाइंड करके बताओ. बात समझ में आ गई है, ओके, ठीक है. तो फटाफट से देखो ये क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. ये क्वेश्चन जो है मई 18 पेपर में पूछा गया था, ठीक है. न्यू कोर्स का जो मई 18 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके. एंड इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो है ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल में भी था. इसके अलावा जो है ये बाद में ओल्ड कोर्स वगैरह के पेपर में पूछा गया, बट उसका मैंने रेफरेंस दिया नहीं, ठीक है. बट मेरे को जहां तक याद है ये ओल्ड कोर्स के पेपर में पूछा गया था 8 मार्क के लिए, ठीक है, फिगर्स वगैरह चेंज करके वैसे, ठीक है. एंड स्टडीमेट में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फिगर्स वगैरह चेंज करके, ओके. चलो फटाफट से जो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका अभी हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, तो एनालिस्ट ने, ठीक है, कंपनी का जो वैल्यूएशन फाइंड किया था 500 lakhs का, ठीक है, वो गलत तो है, ठीक है. बट हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे एनालिस्ट ने जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, ठीक है, भले वो गलत था, ठीक है, बट वो कितना आया तो हम एक बार क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे बैक कैलकुलेशन से, ओके. तो यहां पे देखना, वैल्यू ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पे जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो दिया है कि आपको ग्रोथ रेट, हाँ ग्रोथ रेट दिया है आपको, कितना है 5%, ठीक है. तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट जो है 5% का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला वो हम यहाँ पे यूज में ले लेंगे, ठीक है. क्या होगा, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम t = 1 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट, ओके.
वैल्यू ऑफ कंपनी कितना है एनालिस्ट के हिसाब से 500 lakhs का, ठीक है। एंड उसके हिसाब से फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो एट ए टाइम t=1 कितना रहेगा 20 lakhs का रहेगा, ठीक है। केसी हमें पता नहीं है, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट जो है कितना है 5% है, तो हम क्या करेंगे इसको 0.05 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखना क्या होगा केसी माइनस 0.05 इज इक्वल्स टू 20/500। तो देख लो केसी कितना आ रहा है 20/500 कितना हो गया पहले तो बताओ 0.04 हो रहा है। एंड उसमें 0.05 ऐड कर दो कितना आ रहा है 0.09। बात समझ में आ गई? तो डेट इज 9%, ओके। 0.09 यानी कितना हो गया 9%, क्लियर। बट ये जो केसी हमारा 9% का है ये क्या है गलत है। एनालिस्ट ने जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फाइंड किया होगा 9% का ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने जो वेट लिया था, ठीक है, मतलब वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए उसने क्या यूज में ले लिया था बुक वैल्यूज जो यूज में ले लिया था, ठीक है। बट उसने यूज में क्या लेना चाहिए था मार्केट वैल्यूज जो यूज में लेना चाहिए था। बात समझ में आ गई? इस वजह से क्या है उसका ये जो उसने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% का फाइंड किया होगा ये क्या है गलत है। बात समझ में आ गई? ठीक है। बट एक बार देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वेट ऑफ डेट, ठीक है, एज पर बुक वैल्यू कितना है x है, ठीक है। तो बताना वेट ऑफ इक्विटी एज पर बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - x होगा, क्योंकि वेट्स का एडिशन कभी भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ओके। ये चीज मैंने आपको पूरी बता दी थी पिछले क्लास के अंदर कि वेट्स का एडिशन कभी भी क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं आपको कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि वेट ऑफ डेट एज पर बुक वैल्यू जो है x है, तो वेट ऑफ इक्विटी जो है एज पर बुक वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 - x रहेगा, ठीक है। तो लेट वेट ऑफ डेट एज पर बुक वैल्यू, ठीक है, बी x, देन वेट ऑफ इक्विटी एज पर बुक वैल्यू इज 1 - x। बात समझ में आ गई? ओके। अब देखना क्या होगा KC इज इक्वल्स टू WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE, ठीक है। वेट ऑफ डेट की जगह हम क्या कर रहे हैं x लिख दे रहे हैं। KD मतलब क्या होता है आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, एंड वो आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना है 6%, ठीक है। x मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस वेट ऑफ इक्विटी की जगह हम क्या करेंगे 1 - x लिख देंगे। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 12%, ओके। एंड KC की जगह कितना लिख देंगे 9। तो इससे क्या होगा हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, फटाफट से कर लो। 9 इज इक्वल्स टू क्या होगा 6x प्लस 12 - 12x, ओके। 9 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 12 - 6x, ओके। तो देयरफॉर 6x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 - 9 यानी कितना 3। x कितना आ जा रहा है 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2 यानी कितना 0.5। 3/6 यानी कितना होगा 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है 0.5 आ रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं? ओके। तो 1 - x कितना आ जाएगा 1 - 0.5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 0.5। हमारा वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी जो एज पर बुक वैल्यू आ गया कितना आ रहा है 0.5 और 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो देखना वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है, एज पर बुक वैल्यू जो है कितना आ गया 0.5 एंड 0.5। बात समझ में आ गई क्या? ओके। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा अगर आपका वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो अगर 100 रुपए का इक्विटी है तो क्या होगा 100 रुपए का डेट भी रहेगा कंपनी में। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं लेट सपोज करो कि इक्विटी जो है, ठीक है, वो क्या है y रुपीज का है, ठीक है। तो डेट भी कितना रहेगा y रुपीज का ही रहेगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर y है तो बुक वैल्यू ऑफ डेट भी क्या रहेगा y रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ओके। अब देखना आपके पास एक इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में, ठीक है, उसको रीड करो। क्या इंफॉर्मेशन था वो? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी व्हाइल द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू द बुक वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो कितना है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से 3 गुना है, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है क्या है बुक वैल्यू ऑफ डेट के बराबर ही। क्लियर? तो बताना मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना रहेगा y रहेगा। अगर बुक वैल्यू ऑफ डेट हम y मान रहे तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी क्या रहेगा y रहेगा, ओके। अगर हम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है y मान रहे थे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या रहेगा उसका 3 गुना रहेगा, यानी कितना हो गया 3y रहेगा। बात समझ में आ गई क्या?
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम जो कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा जो वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी जो आया था एज पर बुक वैल्यू कितना आया था 0.5 और 0.5 आया था। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी का, ठीक है, कंपनी में इक्विटी और डेट क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, वो जो कंपनी है उसमें क्या हो रहा है, डेट और इक्विटी जो है वो क्या है, दोनों सेम है। इस वजह से क्या है, दोनों के वेट्स भी सेम है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, लेट सपोज करो इक्विटी कितना है, वाई रुपीज का है वो कंपनी में। ठीक है, तो डेट भी कितना रहेगा, वाई रुपीज का रहेगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने वाई माना, तो बुक वैल्यू ऑफ डेट भी कितना रहेगा, वाई ही रहने वाला है। ओके, बाद में आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो निकल के आ गया। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या था, बुक वैल्यू ऑफ डेट के बराबर था, इसके लिए हमने क्या करा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या लिया, वाई ले लिया। ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या था, 3 टाइम्स द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी था, इसके लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो गया, 3y हो गया। ओके, अब देखना क्या हो रहा है, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी फाइंड कर रहे हैं एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी फाइंड कर रहे हैं एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा बताना। वेट ऑफ डेट कैसे फाइंड करोगे, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, तो देखो डेट प्लस इक्विटी कितना है पूरा मिला के, मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेट प्लस इक्विटी कितना है, y प्लस 3y यानी कितना 4y। ओके, तो वेट ऑफ डेट जो है एज पर मार्केट वैल्यू जो है कितना आ रहा है, y डिवाइडेड बाय 4y विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4 यानी कितना 0.25। ओके, एंड वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा 3y/4y इज इक्वल्स टू 3/4 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 0.75। बात समझ में आ गई, हाँ कि ना, क्लियर। अब हमारे पास देखो क्या है, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी जो है एज पर मार्केट वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और अब हम ये जो कंप्यूट करेंगे क्या रहेगा, करेक्ट वाला रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम जो कंप्यूट कर रहे हो देखो क्या है, करेक्ट केसी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, करेक्ट WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस करेक्ट WE मल्टीप्लाइड बाय K। ओके, या फिर आप ऐसा लिख दो, वो ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, करेक्ट KC इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ डेट एज पर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी एज पर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो वेट ऑफ डेट एज पर मार्केट वैल्यू कितना आया था 0.25 आया था। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना गिवन है 6% गिवन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस वेट ऑफ इक्विटी एज पर मार्केट वैल्यू कितना आया था 0.75 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना गिवन है 12। फटाफट से करो तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, एंड 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 12 जो है कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट केसी कितना आ गया 1.5 प्लस 9 यानी कितना 10.5%। समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब जब हम करेक्ट वाला केसी यूज में लेंगे तो क्या होगा, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी क्या होगा, करेक्ट वाला ही आ जाएगा। ओके, करेक्ट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट अ टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय करेक्ट केसी माइनस ग्रोथ रेट। ओके, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट टाइम t इक्वल्स टू 1 कितना लोगे 20 लाख ही लोगे। ठीक है, तो 20 अपॉन करेक्ट वाला केसी कितना लोगे 10.5% माइनस ग्रोथ रेट कितना रहेगा, अभी भी 5% का ही रहेगा। ठीक है, तो 10.5% माइनस 5% कितना होगा 5.5% होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5.5% कर लो, कितना आ रहा है 363.64 आ रहा है। ठीक है, अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके इसको निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है 363.64 लैक्स। बात समझ में आ गई, यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, ये अभी हमने बना भी लिया है। ओके, समझ में आ गया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, जो इनकरेक्ट वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एनालिस्ट ने फाइंड किया था हमने सबसे पहले निकाल लिया। ठीक है, फिर उससे हमने क्या करा, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी जो उसने फाइंड किया था एनालिस्ट ने एज पर बुक वैल्यू हमने निकाला। ठीक है, फिर उसके हमने क्या करा, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी जो है निकाला एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वो एक बार हमारा आ गया, तो फिर हमने क्या करा, करेक्ट वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, और जब हमारा एक बार करेक्ट वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया तो हमने क्या करा, करेक्ट वैल्यू जो है कंपनी का वो भी फाइंड कर लिया।
बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसके बाद देखो और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार देखना। मल्टीपल ग्रोथ वाला जो है ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल ग्रोथ वाला जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये वाला क्वेश्चन भी जो है May 22 के पेपर में पूछा गया था न्यू कोर्स के, ठीक है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट में भी है, ठीक है। फिगर्स वगैरह चेंज है बट 100% जो है इस टाइप का सेम क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर भी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है ये कौन सा है, May 22 के पेपर का है, ओके। फटाफट से रीड करना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल पर्टेनिंग टू एबीसी लिमिटेड which is expected to grow at a higher rate for 3 years, after which growth rate will stabilize at a lower level. ओके, बेस ईयर का देखो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। बेस ईयर का क्या क्या चीज गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, ईबीआईटी गिवन है आफ्टर डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है। तो रेवेन्यू 1000 करोड़ का, ईबीआईटी गिवन है 150 करोड़ का, कैपेक्स गिवन है 140 करोड़ का एंड डेप्रिसिएशन गिवन है 100 करोड़ का, ओके। इन्फॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड आर एस फॉलोज, ठीक है। हाई ग्रोथ जो है कितना टाइम पीरियड तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा, उसके बाद क्या है पूरा स्टेबल ग्रोथ वाला पीरियड रहने वाला है, ओके। तो देखो टेबल में आपको बहुत सारी चीज गिवन है। ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी जो है वो हाई ग्रोथ में कितना है 20% और स्टेबल ग्रोथ में कितना है 10% है। ग्रोथ इन कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन जो हाई ग्रोथ में कितना है 20% है, स्टेबल ग्रोथ में क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होगा बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो चीज लिख रखी है कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट विल बी इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब आप कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। बात समझ में आ रही? नेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे जब आप कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन करोगे स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में तो क्या होगा 0 आएगा। इसका मतलब ही क्या होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल रहेगा। स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में नेट इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद देखना रिस्क फ्री रेट भी जो अलग अलग है, हाई ग्रोथ वाले इसमें 10%, स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें 9%। इक्विटी बीटा भी अलग अलग है, 1.15 है हाई ग्रोथ में एंड स्टेबल ग्रोथ में 1। मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी क्या होता है आरएम माइनस आरएफ, वो भी अलग अलग है, 6% हाई ग्रोथ में और 5% जो है वो स्टेबल ग्रोथ के अंदर। देन प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। प्री टैक्स है, प्री टैक्स, ठीक है, पोस्ट टैक्स नहीं है, तो पोस्ट टैक्स हमें फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना गिवन है, हाई ग्रोथ में 13% एंड स्टेबल ग्रोथ में 12.86%। एंड डेट इक्विटी रेशियो गिवन है कितना 1:1 और 2:3। हाई ग्रोथ में 1:1 एंड स्टेबल ग्रोथ में 2:3। तो डेट इक्विटी रेशियो जो आपको गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी जो है फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है देखना, वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल टाइम, ठीक है। चाहे हाई ग्रोथ का पीरियड हो या स्टेबल ग्रोथ का पीरियड हो, वर्किंग कैपिटल जो है हर बार क्या रहेगा, रेवेन्यू का 25% रहने वाला है, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो 25% ऑफ रेवेन्यू नहीं है, वर्किंग कैपिटल जो वो है 25% ऑफ रेवेन्यू। बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्या दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिवन है कितना 30%। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है। जो पूरा कंपनी एबीसी लिमिटेड उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कंपनी का वैल्यू फाइंड करना है, कंपनी का वैल्यू, इक्विटी पोर्शन का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या यूज में लेंगे बताओ, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच जो है वो हम क्या करेंगे यहां पे यूज में लेंगे। बात समझ में आई क्या, ओके। चलो तो फटाफट से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हाई ग्रोथ वाले पीरियड में एंड स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में, ठीक है, वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी क्या क्या रहेगा वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या क्या रहेगा दोनों इसमें वो फाइंड कर लेते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ डेट क्या क्या रहेगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है क्या क्या रहेगा दोनों इसमें वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है केसी जो है, ठीक है, हाई ग्रोथ वाले पीरियड में एंड स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में वो हमारा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करेंगे देखना, पहले 3 साल के, ठीक है, पहले 3 साल का हम क्या करेंगे, मतलब जो हाई ग्रोथ वाला पीरियड है, ठीक है, वो 3 साल का है ना, तो पहले 3 साल का हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है क्या करेंगे कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, चौथे साल का भी जो है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि क्या होगा हमें टर्मिनल वैल्यू फाइंड करना रहेगा ना 3rd ईयर के एंड में, ठीक है। 4th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो है वो ग्रोथ रेट क्या आपका 10% पे आके क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। 4th ईयर एंड ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट रहेगा वो क्या रहेगा आपका 10% का रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए क्या करेंगे हम वहां पे कांस्टेंट ग्रोथ वाला मॉडल यूज करके टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे 3rd ईयर के एंड में,
ठीक है। इसके लिए क्या होगा, थर्ड ईयर के एंड में जब आप टर्मिनल वैल्यू फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको क्या होगा, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म लगेगा फोर्थ ईयर के एंड का। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है फोर्थ ईयर के एंड का भी जो है फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो हम पहले 4 साल का जो है क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है फाइंड करने वाले। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, हम पूरा फ्लो चार्ट बना रहे कि हमें क्या क्या चीज फाइंड करनी है वैसा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म आया पहले 3 साल का, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स से। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा उनका प्रेजेंट वैल्यूज निकल के आ जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा टर्मिनल वैल्यू निकल के आएगा थर्ड ईयर के एंड में, उसका भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और बाद में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। खत्म, इतना ही करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलने को लग रहा है इतना ही करना है, बट अभी क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या है, लेंदी है। क्लियर? चलो फटाफट से जो इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पे देखना हम क्या कर रहे हैं, ये फटाफट से वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेंगे, दोनों ही इसमें, हाई ग्रोथ वाले इसमें भी और स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका भी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन देखना थोड़ा बराबर से करना है। यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम्स बना ले रहे हैं। ठीक है, 2 कॉलम्स बना ले रहे हैं। एक है हमारा हाई ग्रोथ का और एक है हमारा स्टेबल ग्रोथ का। ठीक है, तो हमें देखो डेट इक्विटी रेशियो जो कितना गिवन था, डेट इक्विटी रेशियो, ओके, कितना गिवन है बताना, एक सेकेंड। हाई ग्रोथ वाले इसमें जो है हमें डेट इक्विटी रेशियो गिवन है 1:1 एंड स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें कितना गिवन है 2:3। तो लिख लो 1:1 और यहां पे कितना है 2:3। ओके, डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है, आपका डेट अपॉन इक्विटी होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होना ही चाहिए। क्लियर? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ डेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वेट ऑफ डेट कैसे फाइंड करते हैं, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। बताना कितना आ जाएगा, तो 1/1 + 1 आएगा, यानी कितना 1/2। ओके, एंड स्टेबल ग्रोथ में क्या आएगा, 2/2 + 3, यानी कितना हो रहा है 2/5। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो वेट ऑफ इक्विटी फाइंड कर रहे हैं। अब वेट ऑफ इक्विटी आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, कैसे, 1 - WD करके। ठीक है, क्योंकि वेट्स का एडिशन कभी भी क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, या फिर आप वेट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करोगे, इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, वैसा भी करके फाइंड कर सकते हो। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 1 - WD जो है उसके थ्रू फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 - 1/2 करने पे कितना हो गया, 1/2 आ रहा है। एंड यहाँ पे 1 - 2/5 करने पे क्या होगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप अल्टरनेटिव वाले से भी फाइंड करोगे कि वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा आपका, इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, उससे भी क्या होगा, सेम ही आने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो हमारा हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी क्या क्या रहेगा हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ये कैसे फाइंड करोगे आप, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 - टैक्स रेट। ओके, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो आपको गिवन है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो आपको गिवन है कितना है, 13% है हाई ग्रोथ वाले इसमें। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.3, 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 कर लो ना, कितना आ रहा है देखो, 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 कितना हो गया, 9.1%। ओके, एंड स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ रहा है देखना, तो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है कितना गिवन है आपको, यहाँ पे 12.86% गिवन है स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें। ठीक है, तो 12.86 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.3, 12.86 को जो है मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, कितना आ रहा है, 9.002 आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम 9% लिख ले रहे हैं। ठीक है, 9%। बात समझ में आ गई? तो हमने पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो ये भी फाइंड कर लिया, हाई ग्रोथ वाले इसमें भी एंड स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें भी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कैसे फाइंड किया जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या होगा, RF प्लस
आर एम माइनस आर एफ जो है मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ओके, आर एम माइनस आर एफ मतलब क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो है ये क्या है आपका बीटा है। ओके, तो यहां पे देखना हाई ग्रोथ वाले इसमें आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा, 10% प्लस 6% मल्टीप्लाइड बाय 1.15। ठीक है, तो 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 कितना आ रहा है देखो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 हो गया 6.9 और उसमें 10 ऐड कर दिए, कितना हो गया 16.9%। क्लियर? ठीक है, स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कितना आ रहा है देखना, यहां पे क्या होगा 9% प्लस 5% मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14%। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है फाइंड कर रहे हैं, केसी फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, केसी जो है कैसे फाइंड करेंगे बताना, WD मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय के। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे देखना वेट ऑफ डेट कितना आया था, 1/2 आया था। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 प्लस वेट ऑफ इक्विटी भी कितना आया था 1/2 आया था, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था 16.9, कितना हो जाएगा देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.1। ठीक है, एंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.9, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो रहा है 13% आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली 13% आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वैसे ही देखना यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ डेट कितना है स्टेबल ग्रोथ वाले इसमें 2/5 है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 14, 2/5 यानी कितना होगा 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, 3.6 स्टोर कर लिया, देन 3/5 कितना होगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, तो 8.4 प्लस मेमोरी रिकॉल, ये कितना आ रहा है आपका 12% आ रहा है। ठीक है, 12%। बात समझ में आ गई? ओके, 2/5 की हो रहा कितना होता है 0.4, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया 3.6। ठीक है, 2/5 हो गया 0.4 एंड 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया 3.6। वैसे 3/5 कितना होगा 0.6 एंड 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 14 करोगे तो कितना होगा 8.4, तो 3.6 प्लस 8.4 करने पे कितना होगा 12%। बात समझ में आ गई? ठीक है, या फिर आप कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया 18 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो गया 42। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है 5 है दोनों इसमें, तो क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो, तो 18 प्लस 42 कितना हो गया 60 एंड 60/5 करने पे कितना हो गया 12। बात समझ में आ गई? वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली भी। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, हाई ग्रोथ का एंड स्टेबल ग्रोथ का दोनों इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले 4 साल का। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों हम पहले 4 साल की जो है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कंप्यूट करने वाले। ओके, तो यहां पे देखना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, ये पहले 4 साल के हम क्या कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कंप्यूट करेंगे। एंड फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताना, नोपैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नोपैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। नोपैट जो है कैसे फाइंड करते हैं हम, EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, एंड नेट इन्वेस्टमेंट जो है कैसे कंप्यूट करते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो हम क्या करते हैं फटाफट से EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट जो फाइंड कर लेते हैं, बाद में नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। हमारे पास देखो जो डेटा अवेलेबल है उससे हम क्या कर सकते हैं, फटाफट से देखना, हमारे पास बेस ईयर का जो है पूरा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, रेवेन्यू का, EBIT का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, डेप्रिसिएशन का। हम क्या करें, एक बार रेवेन्यू निकाल लेते हैं पहले 4 साल का। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम रेवेन्यू निकाल ले रहे हैं पहले 4 साल का, कितना होगा फटाफट से बताना। तो हाई ग्रोथ वाला जो फेज है, ठीक है 3 साल के लिए, उसमें क्या होगा आपका रेवेन्यू और EBIT दोनों क्या हो रहा है 20% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में बताना रेवेन्यू कितना रहेगा, जो बेस ईयर में था उसमें 20% ऐड कर दो। बेस ईयर में 1000 था, ठीक है, तो 1000 में 20% ऐड करने पे कितना हो गया 1200 आ गया। ठीक है, 1200 में और 20% ऐड करो, कितना हो रहा है
1440 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर पे करते जाओ ये, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखते जाना, ठीक है। 1440 में और 20% करो ऐड, तो कितना हो गया 1728 आ रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ ईयर का रेवेन्यू फाइंड करने के लिए 1728 प्लस 20% मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाई ग्रोथ का जो पीरियड है वो 3 साल के लिए था, ठीक है। फोर्थ ईयर से क्या हो रहा है आपका स्टेबल ग्रोथ वाला पीरियड आ जा रहा है, एंड स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में रेवेन्यू और ईबीआईटी जो है क्या रेट से ग्रो कर रहे हैं, 10% से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा 1728 में जो 10% ही ऐड करना है, ठीक है। तो 1728 प्लस 10% करने पे कितना आ गया 1900.8 आ रहा है, ठीक है। हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग करने वाले हैं, ओके। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। पहले 4 साल का जो है ईबीआईटी फाइंड कर रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ओके। तो देखो ईबीआईटी क्या क्या आ रहा है बताना फटाफट से। तो फर्स्ट ईयर का ईबीआईटी कैसे फाइंड करोगे, जो बेस ईयर का ईबीआईटी है उसमें क्या करोगे आप 20% ऐड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ईबीआईटी भी क्या हो रहा है पहले 3 साल 20% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो बेस ईयर का ईबीआईटी कितना है 150 करोड़ से, ठीक है, 150 करोड़ है। तो फर्स्ट ईयर का ईबीआईटी कितना रहेगा 150 में जो 20% ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है, लिखते जाना। सेकेंड ईयर का क्या होगा 180 में 20% ऐड करो, कितना हो गया 216। फिर थर्ड ईयर का 216 में 20% ऐड करो, कितना हो गया 259.2, ओके। फोर्थ ईयर का ईबीआईटी जो है कैसे करोगे 259.2 प्लस 20%, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है स्टेबल ग्रोथ वाला जो पीरियड है उसमें ईबीआईटी क्या होगा 10% से ग्रो कर रहा है। तो फोर्थ ईयर का जब आप ईबीआईटी फाइंड करोगे तो आपको क्या करना रहेगा 259.2 में 10% ऐड करना रहेगा। तो 259.2 प्लस 10% कितना हो रहा है 285.12। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। तो ये हमारा ईबीआईटी आ गया, ओके। अब हम देखो एकदम आसानी से जो है नोपैड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नोपैड जो है हम एकदम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है टैक्स रेट 30% है, ठीक है। तो 1 माइनस टैक्स रेट करोगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.3 होगा, यानी कितना 0.7, ठीक है। तो ईबीआईटी को जो है मल्टीप्लाई करते जाओ 0.7 से, यहां पे देखो मैं लिख भी दे रहा हूं ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो हमने जो ईबीआईटी की फिगर्स निकाल रखी है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 0.7 से, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का नोपैड कितना होगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 यानी कितना 126। सेकेंड ईयर का नोपैड कितना रहेगा 216 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 यानी ये आ रहा है 151.2, ओके। थर्ड ईयर का क्या होगा 259.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 ये आ जा रहा है 181.44। एंड फोर्थ ईयर का क्या होगा 285.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 ये आ रहा है 199.584, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो तो 199.58 भी लिख सकते हो, ठीक है, 199.58, क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा, ओके। तो नोपैड तो अब हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा नोपैड माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करने पे क्या होगा फिर हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है निकल के आ जाएगा, ओके। नेट इन्वेस्टमेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं बताना, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ओके। अब हम देखो यहां पे क्या कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फटाफट से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको बेस ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। एंड हाई ग्रोथ वाला जो पीरियड है उसमें क्या हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन दोनों ही क्या हो रहा है 20% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना क्या रहेगा बेस ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें हम क्या करेंगे 20% ऐड कर देंगे, ठीक है। बेस ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 140 करोड़ से, ठीक है। तो क्या होगा 140 में जब आप 20% ऐड करोगे तो आपका क्या होगा फर्स्ट ईयर का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो कि कितना आ रहा है 168 आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। बट यहां पे देखो क्या होगा आप डायरेक्टली एक चीज कर सकते थे, वो क्या है आप कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन जो वो आप डायरेक्टली फाइंड कर लो, तो ये क्या होगा वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो एकदम आसानी से। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन दोनों क्या हो रहा है सेम ग्रोथ रेट से आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन फाइंड कर लोगे तो क्या होगा चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे देखना कैसे करेंगे हम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन जो हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करो आप बेस ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो, कितना आ रहा है देखो 140 माइनस 100 यानी कितना आ रहा है 40 करोड़ आ रहा है, ठीक है। एंड
कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन दोनों ही क्या हो रहा है 20-20% से बढ़ रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा 20% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेस ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 40 करोड़ था, तो फर्स्ट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा 40 + 20% हो जाएगा, यानी कितना 48। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, 48। ठीक है, बाद में क्या करोगे आप 48 में जो है 20% और ऐड कर दो, कितना 57.6, फिर 57.6 में जो है और 20% ऐड करना, कितना हो गया 69.12। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड टेबल ग्रोथ वाला जो पीरियड है वहां पे क्या बोल रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? समझा कि नहीं? ठीक है, यहां पे हमने कैपेक्स और डेप्रिसिएशन अलग अलग फाइंड क्यों नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या करा, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन जो है फाइंड कर लिए। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जो है फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल क्या था, हर साल का 25% ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, तो क्या होगा पता ना, फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू 1200 है, उसका 25% कर लो, यानी कितना हो गया 300 आ रहा है। ठीक है, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 25% करने पे क्या हो रहा है 300 आ रहा है। फिर सेकेंड ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा, सेकेंड ईयर का रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो 1440 मल्टीप्लाइड बाय 25%, यानी कितना हो गया 360। ओके, थर्ड ईयर का क्या होगा वर्किंग कैपिटल 1728 मल्टीप्लाइड बाय 25%, यानी कितना हो जा रहा है 432। ओके, एंड फोर्थ ईयर का वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा 1900.8 मल्टीप्लाइड बाय 25%, क्या आ रहा है 475.2। समझ में आ गया? ओके, अब हम देखना क्या कर रहे हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा फर्स्ट ईयर का, वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर का माइनस वर्किंग कैपिटल बेस ईयर का। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है फर्स्ट ईयर का कितना है 300। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बेस ईयर का कितना रहेगा, बेस ईयर का रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो बेस ईयर का रेवेन्यू कितना है 1000 करोड़, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 25% से कितना आएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखना 300 माइनस 250 करने पे कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ओके, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो सेकंड ईयर का कैसे फाइंड करोगे, वर्किंग कैपिटल फॉर सेकंड ईयर माइनस वर्किंग कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर, तो 360 माइनस 300 यानी कितना हो गया 60। ओके, देन चेंज इन वर्किंग कैपिटल थर्ड ईयर में कैसे फाइंड करोगे, 432 माइनस 360 करके। ठीक है, देखो कितना आ रहा है 432 माइनस 360, कितना हो गया 72। ओके, वर्किंग कैपिटल जो है फोर्थ ईयर का जो है, ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है फोर्थ ईयर का क्या रहेगा 475.2 माइनस 432, जो कि कितना आ रहा है 43.2 आ रहा है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि यहां पे हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है डायरेक्टली क्यों नहीं फाइंड कर लिया, पहले हमने वर्किंग कैपिटल फाइंड करके बाद में जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्यों ऐसा फाइंड किया, डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली करोगे तो क्या होगा, आप जो है मिस्टेक कर सकते हो। क्यों, देखना यहां पे आप क्या करोगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है फर्स्ट ईयर का तो फाइंड कर लोगे, क्या होगा 300 माइनस 250। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो वर्किंग कैपिटल था उसमें से आपने क्या करा माइनस कर दिया बेस ईयर का वर्किंग कैपिटल, तो क्या हो गया वो 50 आ गया। ठीक है, बाद में आपने क्या करा कि उसको 20-20% से आप बढ़ाते गए। ठीक है, तो 50 में आप 20% ऐड किए तो कितना हो गया 60 में आपने 20% ऐड किया तो कितना हो गया 72। ठीक है, और 20% से क्यों बढ़ा रहे हैं कि रेवेन्यू हमारा 20% से ग्रो कर रहा है, पहले 3 साल के और रेवेन्यू हमारा 20% से ग्रो कर रहा है, और वर्किंग कैपिटल जो है रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, 25% ऑफ रेवेन्यू। इस वजह से क्या होगा, जो परसेंट से हमारा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है वही परसेंट से क्या होना चाहिए हमारा वर्किंग कैपिटल भी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी जो ग्रो करना चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो वो हो भी रहा है वैसे। ठीक है, 50 आया था हमारा, बाद में 50 में 20% ऐड किया तो 60 आया, 60 में 20% ऐड किया तो क्या आया 72 आया। ओके, अब देखो आपको क्या लग रहा होगा कि फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, रेवेन्यू का क्या था 10% था, तो यहाँ पे आप 72 में 10% ऐड करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा फोर्थ ईयर का। 72 प्लस 10% करने में कितना आ रहा है 79.2 आ रहा है, बट एक्चुअल में जो आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल है फोर्थ ईयर का वो कितना है 43.2 है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, कि जब आप वर्किंग कैपिटल फाइंड करोगे फोर्थ ईयर का, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका रेवेन्यू जो है 10% से बढ़ा था। थर्ड ईयर से जब आप फोर्थ ईयर पे जा रहे हो तो आपका रेवेन्यू क्या हुआ 10% से बढ़ा, ठीक है, एंड इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपने जब रेवेन्यू का क्या किया बाद में 25% किया, ठीक है, बट रेवेन्यू यहाँ पे 10% से आपका बढ़ा, ठीक है, एंड सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जब आप गए थे तो रेवेन्यू क्या हुआ था आपका 20% से बढ़ा था। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड करोगे फोर्थ ईयर का,
ठीक है, तो क्या रहेगा आपका फोर्थ ईयर का रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 25% माइनस थर्ड ईयर का रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड कर रहे हो फोर्थ ईयर का, तो क्या रहेगा वर्किंग कैपिटल फॉर फोर्थ ईयर माइनस वर्किंग कैपिटल फॉर थर्ड ईयर। ये क्या रहेगा वर्किंग कैपिटल फॉर फोर्थ ईयर, क्या रहेगा आपका फोर्थ ईयर का रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 25% एंड थर्ड ईयर का जो है वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा, थर्ड ईयर का रेवेन्यू जो है मल्टीप्लाइड बाय 25%। अब फोर्थ ईयर का रेवेन्यू जो है वो क्या हुआ था 10% से बढ़ा था एज कंपेयर टू थर्ड ईयर के रेवेन्यू से, एंड जो थर्ड ईयर का रेवेन्यू है वो क्या हुआ था 20% से बढ़ा था एज कंपेयर टू सेकंड ईयर के रेवेन्यू से। तो क्या हो रहा है वहां पे डिफरेंस अलग अलग है ना, 10% 20% अलग अलग है। इसके लिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली 72 को जो है 10% से बढ़ाओगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमने क्या करा वर्किंग कैपिटल जो है पहले फाइंड कर लिया। ठीक है, चारों ही साल का जो हमने पहले क्या करा वर्किंग कैपिटल जो है फाइंड कर लिया। ठीक है, और बाद में हमने क्या करा चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मिस्टेक नहीं तो आप कर सकते थे 72 लिखते थे आप यहाँ पे। ठीक है, और 72 में 10% ऐड करके कितना लिखते 79.2, बट ये क्या है गलत है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, छोटी छोटी चीजें, बट अगर आपने वहां पे मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड कर रहे हैं। कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है हम फाइंड कर रहे हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट जो है कैसे निकल के आएगा, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, फटाफट से करना। तो 48 प्लस 50 कितना हो गया यहाँ पे 98, देन 57.6 प्लस 60 कितना आ रहा है 117.6। इसके बाद 69.12 प्लस 72 ये हो गया 141.12। ओके, और इसके बाद क्या है 0 प्लस 43.2 कितना हो गया 43.2। हमारा नेट इन्वेस्टमेंट भी आ गया पहले 4 साल का। अब हम क्या कर सकते हैं एकदम आसानी से जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है या भी हम फाइंड कर रहे हैं। कैसे निकल के आएगा बताना, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, फटाफट से करते जाना। 126 माइनस 98। ठीक है, 126 माइनस 98 कितना आ रहा है 28 आ रहा है। ओके, इसके बाद 151.2 माइनस 117.6 33.6 आ गया। ओके, थर्ड ईयर का फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म क्या होगा 181.44 माइनस 141.12 ये आ रहा है 40.32। ठीक है, 40.32। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड इसके बाद देखना फोर्थ ईयर का जो है, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म कैसे फाइंड करोगे, नोपेट जो हमारा है कितना है 199.58 एंड नेट इन्वेस्टमेंट कितना है 43.2। ठीक है, तो 199.58 माइनस 43.2 कितना आ रहा है 156.38 आ रहा है। ठीक है, 156.38। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल ले रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स पहले 3 साल के। ओके, तो देखो यहां पे एक टेबल बना ले रहे हैं वैसे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ। ठीक है, पहले 3 साल जो है डिस्काउंटिंग का रेट कितना रहेगा, पहले 3 साल जो है डिस्काउंटिंग का रेट कितना रहेगा 13% रहेगा। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है एट द रेट ऑफ 13%। और एक कॉलम और क्या आएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे एक ईयर का कॉलम और ले लेना। ओके, तो 1 2 3 फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म क्या क्या आए थे 28 33.6 एंड 40.32। ओके, फर्स्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.13 यानी कितना है 0.885। ठीक है, अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को तो आ रहा है 0.885। सेकेंड ईयर का क्या रहेगा 0.783 एंड थर्ड ईयर का क्या रहेगा 0.693। बात समझ में आ गई? ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज देखो क्या क्या आएगी 28 मल्टीप्लाइड बाय 0.885 कितना हो रहा है 24.78। इसके बाद 33.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.783
कितना हो जाएगा 26.31, ओके, एंड 40.32 मल्टीप्लाइड बाय 0.693, ये कितना आ रहा है 27.94। ये प्रेजेंट वैल्यूज जो हमने क्या करा, दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया, ओके। लास्ट वाले कॉलम का एडिशन बताओ कितना आ रहा है, 24.78 प्लस 26.31 प्लस 27.94, कितना हो गया 79.03, ओके। समझ में आ गया है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे आप, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम t इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम t इक्वल्स टू 4 जो है कितना आया है, कितना आया है 156.38 आया, ठीक है, 156.38 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपका स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में क्या आया था, स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में जो है क्या आया था बताना, 12% आया था, ठीक है, 12% लिख दो, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट जो है स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में कितना है 10% का है, तो 156.38 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2%, ठीक है, कितना आ रहा है 7819 आ रहा है, ठीक है। ये सब फिगर्स हमारी करोड़ में है, ओके। तो टर्मिनल वैल्यू जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना आ गया 7819 करोड़, क्लियर। अब ये भी क्या, टर्मिनल वैल्यू तो थर्ड ईयर के एंड में आया ना, ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है स्टार्टिंग में लेके आना है, तो इसका भी हमें क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा 7819 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां पे आप डिस्काउंटिंग का रेट क्या यूज लोगे, पहले 3 साल का डिस्काउंटिंग का रेट क्या था 13% था ना, ठीक है, वो आपको यूज में लेना पड़ेगा कि आप क्या करो थर्ड ईयर के एंड से जो स्टार्टिंग में आ रहे हो, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, जो पहले 3 साल का डिस्काउंटिंग का रेट था वो आपको यूज में लेना पड़ेगा, जो कि क्या था 13% था, 13% था, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 1.13 का क्यूब, आपने ऑलरेडी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वैसे फाइंड कर रखा था थर्ड ईयर का, उसको आप यूज में ले लो, 7819 मल्टीप्लाइड बाय 0.693, ओके, कितना हो रहा है देखो 7819 मल्टीप्लाइड बाय 0.693, क्या आ रहा है 5418.57, 5418.57 करोड़। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखना वैल्यू ऑफ कंपनी जो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ कंपनी जो है, कंपनी का नाम दिया था ना, क्या है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या हो जाएगा, पहले 3 साल के फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म के प्रेजेंट वैल्यूज का जो एडिशन आया था वो प्लस टर्मिनल वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो, ठीक है, ऐड कर दो फटाफट से। तो 79.03 प्लस 5418.57 ऐड करना, 79.03 प्लस 5418.57 कितना आ गया 5497.6, 5497.6 करोड़। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो ये हमारा पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था सिर्फ 8 मार्क के लिए, ठीक है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो सॉल्व करने को जो टाइम अच्छा खासा लग जाता है। बात समझ में आ गई, ओके। एंड ध्यान में रखना वो चीज जो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल जो है आपको क्या करना रहेगा, फाइंड कर लेना, ठीक है। पहले 4 साल की आप वर्किंग कैपिटल फाइंड करना और उसके बाद में जो आप क्या करोगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखना स्टार्ट करोगे ना तो वहां पे मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थर्ड ईयर का जो आपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड किया था वो क्या है 72 है, और क्या करोगे वहां पे आप अगर 10% ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और वो अगर आपने गलत कर दिया तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका नेट इन्वेस्टमेंट जो है 4th ईयर का गलत आएगा, वो गलत आने की वजह से आपका फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है 4th ईयर का वो गलत आएगा, उस वजह से जो आप टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर रहे हो थर्ड ईयर के एंड में वो गलत आएगा।
एंड उस वजह से क्या होगा, टर्मिनल वैल्यू को जो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो गलत होगा, और आखिरी का आंसर जो है आपका वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड, वैल्यू ऑफ कंपनी जो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक के वजह से क्या होगा, आपके अननेसेसरी जो है, अगर ये 8 मार्क के लिए पूछा गया था और अगर आप वो मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, तो आप मान के चलो आपके कम से कम जो 4 मार्क तो डिडक्ट होने ही वाले, मिनिमम 4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे इतने से मिस्टेक के कारण। ओके, तो कुछ भी सिली मिस्टेक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहां तक अगर किसी को ये लग रहा है कि कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, ये भी हम डायरेक्टली नहीं फाइंड करते, क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है पहले क्या करें, फाइंड कर ले, और बाद में डेप्रिसिएशन जो हम क्या करें, फाइंड करो, बाद में डिफरेंस फाइंड करें, चलेगा, ठीक है, कोई हरकत नहीं है। बात समझ में आ गई? वैसा भी आप करो, कोई हरकत नहीं है, सिर्फ क्या होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, थोड़ा टाइम यानी क्या, वो भी क्या होगा, मुश्किल से 1 मिनट ज्यादा लगेगा। ओके, बट यहाँ पे जो है वो दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे का रीजन भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या 4th ईयर उसने डायरेक्टली बोल दिया था, मतलब स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन जो है क्या हो रहा है, ऑफसेट हो जा रहे हैं, तो डिफरेंस तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है वहां पे। ओके, समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखना और कौन सा क्वेश्चन कर पाएंगे, एक सेकेंड रुको। एक बार देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पहले और कर लेते हैं, उसके बाद में जो मैं आपको क्या करूंगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो एक बार पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो रीड करो फटाफट से। एक्सीलेंट लिमिटेड reported a profit of rupees 154 lakhs after 30% tax for the financial year 1920. Okay, an analysis of the accounts revealed that there is an extraordinary loss of rupees 20 lakhs and the income included extraordinary items of rupees 16 lakhs. Clear? ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? The existing operations except for the extraordinary items are expected to continue in the future. In addition, the results of the launch of a new product are expected to be as follows. Okay, क्या क्या दिया देखो, सेल्स दिया है 140 lakhs का, मटेरियल कॉस्ट है 40 लाख का, लेबर कॉस्ट है 24 lakhs का, एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 20 लाख का। ओके, क्या क्या कंप्यूट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस गिवन दैट द कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%, एंड सेकेंड पार्ट देखो क्या है, determine the market price per equity share with Excellent Limited's share capital being comprised of 2,13% preference shares of rupees 100 each and 100 lakh equity shares of rupees 10 each and the P ratio being 12 times. ठीक है, और हमें क्या करना है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो इसको इग्नोर करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है, जुलाई 21 के पेपर में पूछा गया था, एंड सेम क्वेश्चन जो है नवंबर 18 के आरटीपी में भी है। ओके, एंड मुझे ध्यान में नहीं इस टाइप का क्वेश्चन स्टडीमेट में है या नहीं, मोस्टली होगा ही वैसे तो। ओके, यहां पे देखना ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें जो डेटा गिवन है उसको यूज में लो। ठीक है, तो हमें देखो क्या गिवन है, सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, कितना, 154 lakhs का। ठीक है, ये जो आपको 154 lakhs गिवन है ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ओके, एंड ये जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड किया 154 lakhs, इसके अंदर क्या है, 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हमने कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है, क्या क्या, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस 20 लाख का हमने कंसिडर कर रखा है, और एक हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है कंसिडर कर रखा है 16 लाख का। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो क्या है, हर साल तो आने नहीं वाले। ठीक है, इस साल आ गए थे बट हर साल आएंगे क्या, वो नहीं, तो इसका जो इफेक्ट है हमें क्या करना रहेगा, हटाना रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा होगा कि 154 lakhs में हम क्या करें, 20 lakhs को ऐड कर दें एंड 16 lakhs को जो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हट जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो लिया होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमने टैक्स का इफेक्ट भी ले लिया होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आप 154 lakhs में से अगर क्या करोगे, आप 20 lakhs को ऐड करोगे एंड 16 lakhs सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर पे से पहले आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में आप क्या करोगे, उसमें जो है 20 lakhs ऐड करोगे और 16 lakhs जो है क्या करोगे, लेस करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी क्या सिली मिस्टेक है, अगर कोई वैसा कर दिया तो उसका क्या होगा, पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो चलो फटाफट से हम क्या कर रहे हैं,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है पहले फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26। इसका देखो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ना, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से जो इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 154 lakhs। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कैसे फाइंड करोगे आप? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। क्या होगा? 154 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, मेरे ख्याल से 30% ही है, एक बार चेक कर लेते हैं दिया है कि नहीं। ये रहा, टैक्स रेट कितना है? 30%, यानी कितना हो गया? 0.3। तो 154 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3, यानी 154 डिवाइडेड बाय 0.7, यानी कितना हो गया? 220 lakhs। ओके, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना? 220 lakhs। ठीक है, बट ये जो 220 lakhs का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है, ठीक है, उसको हमने कंसिडर कर रखा है। अगर उसको हमें हटाना है, ठीक है, तो नॉर्मल आइटम्स के इससे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो हम अभी क्या कर रहे हैं? निकाल ले रहे हैं। ओके, तो देखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 220 lakhs का, इसमें हम सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। क्या चीज बताओ? क्या ऐड करेंगे? जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस लिया होगा ना, ठीक है, कितना लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हमने? 20 lakhs का, उसे हमें क्या करना रहेगा? ऐड बैक करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस साल हो गया वो 20 lakhs का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, हर साल होने वाला है क्या? नहीं। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं उसके इफेक्ट को, इसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। बात समझ में आ गई? ये 20 जो है हमने ऐड कर दिया। वैसे 220 के अंदर क्या है? जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 220 lakhs का, उसके अंदर क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है 16 lakhs की, वो इंक्लूडेड है। ओके, तो वो भी क्या होगा? हर साल रहेगी क्या? नहीं। सिर्फ इस साल थी, हर साल रहेगी क्या? नहीं। तो उसको भी हमें क्या करना रहेगा? हटाना रहेगा उसके इफेक्ट को। तो क्या करेंगे? उसे लेस करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कितना है? 16 lakhs का। ओके, देख लो क्या हो रहा है? 220 प्लस 20 माइनस 16 कितना हो गया? 224। समझ में आ गया? ये क्या चीज है हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल आइटम्स कंसिडर करके। बात समझ में आ गई? ठीक है, बट अब देखो क्या हो रहा है, आपको एक चीज बोल रखा है कि वो जो कंपनी है, ठीक है, एक्सीलेंट लिमिटेड, वो क्या कर रही है? एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ठीक है, अब वो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उससे क्या होगा? अब सेल्स होगा नए प्रोडक्ट का। ठीक है, एंड वो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ कॉस्ट वगैरह भी इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो नए प्रोडक्ट से जो पूरा मिला के कितना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है वो भी हम क्या कर रहे हैं? निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो सेल्स है 140 lakhs का, उसमें से हम क्या करेंगे? जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो क्या करेंगे? लेस कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितना इनकर्ड हो रहा है? 40 प्लस 24 प्लस 20। ठीक है, 40 प्लस 24 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 84 lakhs। तो 140 माइनस 84, 140 माइनस 84 कितना आ रहा है? 56 lakhs आ रहा है। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रही है कंपनी, उससे क्या होगा? अब नेक्स्ट ईयर से जो है क्या होगा? 56 lakhs का जो है और प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल रहे हैं बट ये। ओके, तो उसको भी देखो लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ओके, कैसे निकालेंगे? सेल्स 140 lakhs का जो है, ठीक है, उसमें से देखो क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं कौन कौन सी कॉस्ट? जितनी भी कॉस्ट दी थी सब, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो नया प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए अलग से वो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराने वाले फिक्स कॉस्ट में काम हो जा रहा है, अलग से जो है फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। ओके, तो लेस मटेरियल कॉस्ट, और क्या लेस करना है? लेबर कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये पूरा आपको लिख के अच्छे से बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मटेरियल कॉस्ट कितना है? 40 लाख का है। लेबर कॉस्ट
मेरे ख्याल से 20 लाख का है और फिक्स कॉस्ट 24 लाख का है, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। हाँ वही है, ओके नहीं उल्टा है, ये 24 है, लेबर कॉस्ट 24 है एंड फिक्स कॉस्ट 20 है। ओके तो बताना प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट जो कितना आ रहा है, 56 लैक्स आ जा रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कितना आ गया, ठीक है बताओ, 224 प्लस 56, ठीक है 224 प्लस 56 यानी कितना 280 लैक्स आ गया। क्लियर, इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं, टैक्स हटा दे रहे हैं, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 280 मल्टीप्लाइड बाय 30% जो है कितना हो गया 84, 280 में से 84 हटा दोगे तो कितना आएगा 196 आ जाएगा। ओके ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, नॉर्मल आइटम्स प्लस न्यू प्रोडक्ट, ठीक है दोनों को इसमें हमने कंसिडर कर लिया। कितना आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 196 लैक्स का। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आपको कुछ ग्रोथ रेट वगैरह गिवन है क्या? गिवन नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी ग्रोथ रेट वगैरह गिवन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि हर साल के साल जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 196 लैक्स का ही होने वाला है। ठीक है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी एंड सो ऑन। ओके, आपको बिजनेस का वैल्यू फाइंड करना है, गिवन डेट द कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%, तो एक तरीके से आपको डिस्काउंटिंग का रेट दे दिया कितना 14%। ओके, वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे, ये नो ग्रोथ वाला मॉडल यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग का रेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 196 लैक्स डिवाइडेड बाय 14%। बात समझ में आ गई? ओके, तो फटाफट से देखो ये फाइंड कर ले रहे, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, तो 196 लैक्स डिवाइडेड बाय 14% कितना आ रहा है देख लो तो, 196 डिवाइडेड बाय 14% कितना हो गया 1400 लैक्स। क्लियर? देखो यहां पे हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज में लिया, आपको ध्यान में आ रहा होगा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी क्या होता है, जो हमने नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल देखा था उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे थे, अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आ गई? ठीक है, वैसे फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म वाले इसमें भी नो ग्रोथ वाला जो मॉडल था, ठीक है उसमें हम कंपनी का वैल्यू जो है, ठीक है कैसे फाइंड कर रहे थे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1, ठीक है, या फिर नॉर्मल आप फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म बोल दो डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड वहां पे आपका फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है किसके बराबर आ रहा था, नो पैट के बराबर आ रहा था। ठीक है, क्योंकि नो ग्रोथ मतलब ही क्या हो रहा था, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर ही नहीं रहे हो, इस वजह से क्या होगा वहां पे फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो क्या होगा नो पैट के बराबर आएगा, एंड वहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा था, नो पैट डिवाइडेड बाय क्या था आपका केसी। ठीक है, नो पैट डिवाइडेड बाय केसी। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पे भी क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट वगैरह कुछ भी नहीं, यहां पे क्या होगा हर साल के साल जो है, ठीक है आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना आएगा 196 लैक्स का आएगा, उसका आप क्या करोगे डिस्काउंटिंग करते जाओगे। ठीक है, तो 196 डिवाइडेड बाय 1.14 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 1.14 का स्क्वायर प्लस 196 डिवाइडेड बाय 1.14 का क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स आएगी, तो ये क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, वो भी इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज में लोगे तो क्या होगा, सेम यही चीज आएगी 196 लैक्स अपॉन 14%, जो कि कितना आ रहा है 1400 लैक्स। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड देखना, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर with excellent limited share capital being comprised of 2,13% preference shares of rupees 100 each and 100 lakh equity shares of rupees 10 each and the PE ratio being 12 times। ठीक है, अब आपको सेकंड वाले इसमें क्या करना है, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर जो है बताना है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर बताना है, तो आप देखो कैसे करोगे, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसने कितने प्रेफरेंस शेयर्स जो इश्यू कर रखे, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रखे। ठीक है, एंड फेस वैल्यू कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपीज है, एंड रेट कितना है 13% है। ठीक है, तो एक शेयर के पीछे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा बताओ, 100 मल्टीप्लाइड बाय 13% यानी कितना 13 रुपए का जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा एक प्रेफरेंस शेयर पे। तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे जो कितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 13 यानी कितना हो जाएगा 26 लैक्स।
ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 196 लाख का, उसमें से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, अर्निंग्स अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा बताना, 196 माइनस 26 यानी कितना हो जाएगा 170 लाख। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड हम इजीली अब क्या फाइंड कर पाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो आपको गिवन है कितना है, 100 लाख से। ओके, हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, अर्निंग्स पर शेयर जो है फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 170 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख। ठीक है, 170 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख, तो कितना होगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, आपको पी रेशियो जो है वो भी गिवन है, कितना है 12 है, तो आप इजीली अब क्या कर सकते हो, आपको अर्निंग्स पर शेयर आ गया 1.7, आपके पास पी रेशियो भी है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मार्केट प्राइस जो है पर इक्विटी शेयर जो है फाइंड कर पाओगे, जो कि क्या रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, यानी कितना 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना आ रहा है, ये हमारा आ गया 20.4। ठीक है, तो आंसर मैंने आपको ओरली बता दिया, बस इसको आप क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ओके, लिखना स्टार्ट करो, सेकेंड वाला जो पार्ट है। ओके, तो यहां पे देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था कितना था, 196 लाख का था, उसमें से हमने क्या करा, लेस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम लेस कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमने कैसे कंप्यूट किया है, एक शेयर के ऊपर जो कितना प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 13%, तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। बात समझ में आ गई? ठीक है, कितना हो जाएगा ये 26 लाख। ओके, बात समझ में आ गई? तो 196 में से 26 गया तो कितना बचा, 170 लाख। ये क्या चीज आया, अर्निंग्स अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, अब देखना हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम क्या करेंगे, ईपीएस फाइंड करेंगे। ठीक है, ईपीएस जो है कैसे फाइंड करने वाले, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, लिख दो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, 170 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख, कितना आ रहा है, ये 1.7 आ रहा है। ठीक है, ₹1.7 पर शेयर। क्लियर? आपके पास पी रेशियो भी है। ठीक है, पी रेशियो कितना है, 12 है। ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है क्या हो जाएगा, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, यानी कितना 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 12। अभी हमने फाइंड किया था ना, कितना आया था ये 20.4। ठीक है, तो ₹20.4 पर शेयर। क्लियर? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया, यहाँ पे 20.4 आ रहा है। समझा कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जब एग्जाम में पूछा गया था तो 8 मार्क के लिए पूछा गया था और एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एंड फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी इतना लगने वाला नहीं है। ओके, अभी देखना और भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, एक बार रुको। ठीक है, एक बार क्या हमने क्या करा, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो है इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो भी अभी हमने क्या करा, प्रैक्टिस कर लिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको अभी हम समझ लेते हैं या फिर देखते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड जो है वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी उसके फॉर्मूले वगैरह रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। ओके, अभी देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, उसको फटाफट से नोट करना। क्वेश्चन नंबर 17 जो ये तो मेरे ख्याल से मैंने पहले ही होमवर्क में दे दिया था, तो ये बचा नहीं है। एक सेकंड रुकना, ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कि कौन सा क्वेश्चन आप बना पाओगे। एक सेकंड रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये आपको होमवर्क में। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ वगैरह, एकदम आसानी है ये भी, बस क्या है थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये आपको होमवर्क में। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये भी होमवर्क में। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस जो है थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, एंड ये दोनों में से मैं एक क्वेश्चन जो है क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक तो मैं पक्के में करूंगा, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, बट ये दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, ट्राई कर लेना। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाओगे, एकदम इजीली बना पाओगे, बट क्या है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, बट अगर आप 35 मिनट्स वगैरह भी बना लेते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बनाने को यहाँ पे आपको 30-35 मिनट भी लग जाएगा तो चल जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली बार कर रहे हो उस वजह से। बाद में क्या होगा, 25 मिनट वगैरह पे आप आ जाओगे वैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो ये 8 मार्क वगैरह के लिए नहीं पूछेगा, 10 मार्क या 12 मार्क के लिए पूछेगा। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस थोड़े लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको क्या करना है, दोनों ही क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है, कौन से दो क्वेश्चंस, एक है क्वेश्चन नंबर 32 और एक है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो इसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, एक बता भी देता हूं कि फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच के ऊपर है। ठीक है, FCFF अप्रोच के ऊपर बेस्ड दोनों क्वेश्चंस है। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ट्राई कर लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड जो इसको एक बार समझ लेंगे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस जो इसमें से क्वेश्चन नंबर 42 जो इसको डेफिनेटली हम डिस्कस करने ही वाले वैसा, और बाद में क्या करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, एंड उसके ऊपर बेस्ड जो है अच्छे खासे क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, एंड EVA और MVA के ऊपर भी बेस्ड क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं एंड वो फटाफट बनते हैं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, उनको सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? एकदम आसान है ये आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह को बस क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना है, ट्राई करके देखना है। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है बात की बात है, आपको ट्राई करके देखना है। अगर कोई क्या करेगा, जेन्युइनली उसको ट्राई करके देखेगा ना तो उसका बन ही जाएगा वैसे तो क्वेश्चन। ओके, एंड उससे क्या होता है, आपकी रिविजन होते जाती है। मेन जो है होमवर्क क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप क्या करो, रिविजन कर लो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन जब आप करोगे तो अपने आप ही क्या है, आप क्लास में जो भी चीज पढ़ाई है उसको भी आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे वैसे। ठीक है, एंड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके देखोगे तो क्या होगा, वैसे भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी होती जाएगी एंड स्पीड जो है बढ़ते जाएगी। ओके, तो उसको आपको डेफिनेटली करते जाना है। नहीं आया तो आप पूछ लोगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ट्राई करके देखना ही, क्योंकि ये सब चीजें करने से क्या होगा, हमारा 80+ का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? तो बस एक बार क्या होगा, अभी मेरे ख्याल से एक क्लास और लगेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारा इक्विटी वैल्यूएशन वाला पार्ट जो और बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाद में जो है हम क्या करेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, या फिर पहले क्या करेंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस का। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले पार्ट जो है उसको पहले निपटा देंगे और बाद में जो है बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 3 चैप्टर्स आपके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। ओके, इसका मिला के जो पूरा वेटेज रहेगा कम से कम 25 मार्क का रहता है, कम से कम 25 मार्क का। ठीक है, तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें से मिनिमम 25 मार्क्स का जो है सिर्फ ये टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको जो है इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, एंड एकदम आसान चीज होती है। ठीक है, इनके क्वेश्चन जनरली टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स की बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज की क्लास में चलो इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।